नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्सविक्टी पे। आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड वन दरोगा का जो पेपर होने वाला है उस पर मोस्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स के क्वेश्चन लाया हुआ हूं। ये मैराथन रहने वाली है, फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे ये बोल लेते हैं कि सर एक बार जो पूरा रिविजन है अगर आप करा दीजिएगा तो बहुत बेहतरीन मजा आ जाएगा। और जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है अगर वो फिर भी इस सीरीज को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाले हैं। मैं फिर ये बोलूंगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो बहुत लेंथी होंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस पे होंगे। और बच्चे अभी क्या कर रहे हैं, आपकी एक कमजोरी है कि आप लोग देखते हैं कि पेपर हार्ड बनेगा, आप हार्ड चीज़ों को पढ़ रहे हैं और जो छोटी छोटी चीज़ें उसे स्किप कर रहे हैं। और पेपर में होता क्या है, छोटी छोटी चीज़ें ही एग्जामिनर पूछता है और वहाँ पर आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। फिर आपको ये लगता है कि यार हमने इतना तो पढ़ा, हमने इतनी हार्ड चीज़ें पढ़ी, लेकिन जो छोटी छोटी चीज़ें थी हमने नहीं पढ़ी और वहाँ पर हम फंस जाते हैं। तो मेरी ये कोशिश रहेगी कि जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये फिजिक्स की मैराथन रहने वाली है। इसी प्रकार की मैराथन में इस पर चलाऊंगा, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। और जिन बच्चों ने मेरे साथ पढ़ रखा है उनको पढ़ने में भी मजा आएगा और चीज़ों को सॉल्व करने में भी मजा आएगा। आप लोग देखना कि इन 100 क्वेश्चनों की मैराथन की सीरीज के अंदर आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप हमारे चैनल के साथ पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ से मैराथनें आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी और बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट आपके सामने तैयार होगा। आज रहने वाले हैं फिजिक्स के मोस्ट 100 क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, आपको पता है, ज़्यादा कुछ बातें ना करते हुए करते हैं आज की इस क्लास को स्टार्ट। और फिर बोलूंगा कि सबसे पहले यूनिट के क्वेश्चन आएंगे कि किसकी इकाई क्या होती है, वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए भाई कहाँ से क्या। ठीक है, 400 क्वेश्चन होंगे मैराथन में। आज के मैराथन में मात्र 100 क्वेश्चन होंगे और 100 क्वेश्चन हमारा टारगेट रहेगा कि 1 से 1.5 घंटे में इन 100 क्वेश्चनों को पूरा कर दिया जाए, क्योंकि आपके पास समय क्या है, थोड़ा सा कम है। आइए करते हैं आज के इस क्लास को स्टार्ट। क्वेश्चन पहला कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। भैया सबसे पहले कैरेट का मात्रक, कैरेट को किस में है, वजन होता है, ठीक हो गया। भैया पास्कल किसका मात्रक होता है, दाब का मात्रक पास्कल होता है, ठीक हो गया। भैया क्यूरी किसका मात्रक है, जल्दी से बता देंगे। जो क्यूरी है वो किसका मात्रक है मेरे दोस्त, क्यूरी मात्रक होता है किसका, रेडियोधर्मिता का मात्रक होता है। अगला है यहाँ पर रूमर, इंपॉर्टेंट है रूमर किसका मात्रक होता है, रूमर होता है भैया टेम्परेचर का मात्रक। किसका भैया, टेम्परेचर का होता है रूमर। तो यहाँ पर पहले का आंसर क्या आ जाएगा, पहले का हो जाएगा मिलान करो में तीसरा सी, और दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा ए। भैया जी तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, क्यूरी का हो जाएगा। पांचवा रेडियो एक्टिविटी, भैया रेडियोधर्मिता। रूमर का हो जाएगा तुम्हारा चौथे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक हो गया, समझ में आ गई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहले मैंने यूनिट के ही क्वेश्चन रखे हैं, बहुत सारे बच्चे बोले थे भैया यूनिट के क्वेश्चन करा दीजिए, ये रही यूनिट। अगला है वैद्युत प्रेरक का मात्रक होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भैया फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, क्या ओम होता है, वेबर होता है, टेस्ला होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत प्रेरण का जो मात्रक होता है भैया जी वो क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला होता है। ओम किसका मात्रक होता है, आपको पता है रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मैराथन है, स्पीड में चलेंगे। आप लोगों को सिर्फ देखिए, अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो जरूरी नहीं है आप इसको कहीं भी घूमते फिरते चलते कभी भी आप देख सकते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसको 2K की स्पीड में भी पढ़ सकते हैं। वैसे मेरी स्पीड पहले से ही 2K की स्पीड में है, तो भैया 1.5K की स्पीड में से कर लेना है ना, अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है। न्यूटन, देखो क्या लिखा है, न्यूटन मीटर बट्टे सेकेंड। ठीक है, या फिर लिख रखा है डाइन इनटू सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। भैया किसका मात्रक है, जल्दी से बताएंगे। क्या ये शक्ति का मात्रक है, भैया कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल होता है। ठीक है, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। ऊर्जा का मात्रक भी जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। अब मुझे ये बताएंगे कि ये किसका मात्रक है। ठीक है, अब P बराबर W/T होता है और W बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है और बट्टे T। भैया बल का मात्रक ही न्यूटन होता है और दूरी का मात्रक भी मीटर होता है, अपॉन में सेकेंड। तो न्यूटन मीटर अपॉन सेकेंड, भैया ये क्या हो जाएगा, ये हमारा P है। P मतलब शक्ति, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं वाट। लग गई, मतलब शक्ति का मात्रक वाट होता है। ठीक हो गया, समझ में आ गई। ये सारे इसके मैंने मात्रक लिख दिए हैं।
भैया डाइन सेंटीमीटर बट्टे सेकेंड भी होगा, क्योंकि बल का मात्रक डाइन भी होता है लेकिन छोटा मात्रक होता है, ये किस में होता है, सीजीएस में होता है, और ये जो मात्रक होता है ये एमकेएस में होता है, या फिर इसी को हम बोलते हैं एसआई मात्रक। क्या बोलते हैं, एसआई मात्रक कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। डिटेल में पढ़ेंगे, मजा आएगा पढ़ने में आपको। बस आपको मेरे साथ अंत तक बने रहना है, अंत तक बने रहे तो चीज़ों को जीत लोगे। निम्न में से कौन सा युग्म क्या है, गलत है मेरे दोस्त, इनकरेक्ट पूछ रहा है। क्या 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होता है? बिल्कुल भैया, 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन बिल्कुल होता है। अगला कहता है, जल्दी से बताएंगे, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। हाँ मेरे भाई, 1 जूल में 10 की घात 7 अर्ग होता है। 1 अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, बिल्कुल सही। लेकिन 1 न्यूटन में 10 की घात 5 अर्ग नहीं होता है, 10 की घात 5 डाइन होता है। ये यहाँ पर ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा है, हमसे पूछा गया है गलत, तो गलत कथन यही है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। भैया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है जूल तथा अर्ग किसके मात्रक हैं? भैया जूल और अर्ग किसके मात्रक हैं? भैया जूल किसका मात्रक होता है? कार्य का मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त? जूल होता है, ठीक हो गया। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। और कार्य का मात्रक भी अर्ग होता है, ठीक है। कार्य का जो छोटा मात्रक होता है उसे अर्ग कहते हैं, और इसका भी छोटा मात्रक अर्ग। तो इसका मतलब है दोनों के ये क्या है, मात्रक हैं। जूल और अर्ग, कार्य और ऊर्जा दोनों के क्या होते हैं मेरे दोस्त? मात्रक होते हैं। समझ में आ गई होंगी बातें आपको। चलता हूं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि समय कम है। मैराथन का मतलब ये नहीं कि मैराथन का मतलब ये नहीं होता है कि 4-5 घंटे की क्लास ले ली और क्वेश्चन कराए 100। भैया मैराथन मतलब क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए, समय कम लगना चाहिए, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक है। निम्न में से बल की इकाई भैया जो दोस्त जल्दी बताइए। बल का मात्रक न्यूटन तो होता ही होता है मेरे दोस्त, ए बराबर एम ए होता है बल का मात्रक, ठीक है। यहाँ पर एम क्या हो गया, मास हो गया। भैया मास को मैं केजी लिख सकता हूँ। ए त्वरण है, और त्वरण को लिखते हैं मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। क्या ऐसा मात्रक भी लिखा गया है? केजी मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका मात्रक हो सकता है मेरे दोस्त। और यदि ये किस में मात्रक है? ये मात्रक है एमकेएस पद्धति में। एम से मीटर, सॉरी, हाँ एम से एक मिनट सॉरी, एम से, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे एम से क्या हो जाएगा, के से केजी हो जाएगा, एस से सेकेंड हो जाएगा, एम से मीटर हो जाएगा। एक होता है सीजीएस में मात्रक, जहाँ सेंटीमीटर होता है, ये ग्राम होता है, और ये सेकेंड होता है। तो भैया अगर मैं केजी की जगह क्या लिख सकता हूँ, ग्राम भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इंटू मीटर की जगह मैं सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, सेकेंड की जगह सेकेंड ही लिखूंगा, सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ग्राम सेंटीमीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर, ये भी इसका आंसर। तो ये जो सभी ऑप्शन है ना, ये बल के क्या है, मात्रक हैं। तो अलग अलग तरीके से एग्जामिनर अलग अलग तरीके से पूछता है एग्जाम में, आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। मेरा मकसद यही है कि आपकी आज की क्लास में आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएं। अगला क्वेश्चन, न्यूटन मीटर किसकी इकाई है? भैया जल्दी से बताएंगे, न्यूटन इंटू मीटर किसकी इकाई है? क्या ये कार्य की है? भैया कार्य क्या होता है, जब मैं किसी वस्तु पर बल लगाऊं, बल लगा के इस वस्तु को विस्थापित कर दूं तो मैं कहूँगा कार्य हुआ है। तो इसी वजह से कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है भैया जी, एफ न्यूटन। और ये विस्थापन है, विस्थापन को मीटर में नापते हैं। न्यूटन इंटू मीटर भैया कार्य का मात्रक है, ठीक है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, कैंडेला होता है। बल का मात्रक मेरे दोस्त न्यूटन होता है, और अलग अलग मात्रक होते हैं, मैंने लिखा रखे हैं। शक्ति का मात्रक भी अलग अलग होता है, लेकिन जो मेन है वो क्या है, वाट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कार्य की इकाई क्या है? भैया यूनिट ऑफ वर्क, वर्क की यूनिट क्या होती है? क्या न्यूटन अपॉन मीटर, न्यूटन अपॉन मीटर होती है। कार्य बराबर होता है एफ इंटू डी। भैया न्यूटन इंटू मीटर तो होता है, लेकिन न्यूटन अपॉन मीटर नहीं होता, इसे इंटू कर लो। न्यूटन इंटू मीटर में इसका आंसर हो जाएगा। डाइन अपॉन सेंटीमीटर नहीं होता है भैया। जूल बट्टे मीटर स्क्वायर नहीं होता है, ये सभी नहीं होता है। तो इसका आंसर
करेक्ट करने के लिए हमने क्या करा, न्यूटन इंटू मीटर करा, जो कि किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, वैद्युत प्रतिरोध की इकाई है। भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। वैद्युत प्रतिरोध की जो इकाई है वो क्या होती है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। जल्दी से बताएंगे कि वैद्युत प्रतिरोध जो है उसका मात्रक क्या होता है। क्या जूल बट्टे कूलाम होता है, क्या न्यूटन बट्टे कूलाम होता है, या फिर एम्पियर होता है, या वोल्ट बट्टे ओम होता है। देखिए वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक पूछ रहा है। प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है भैया। V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक हो गया। और R का मात्रक पूछ रहा है तो V/I इक्वल टू R। तो भैया V से कहीं दिख रहा है क्या तुम्हें वोल्ट अपॉन धारा, कहीं नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा है। तो वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है भैया, वोल्ट बट्टे ओम नहीं। ठीक है, वोल्ट बट्टे ओम नहीं होगा। अगर वोल्ट बट्टे ओम की बात करते तो ये किसका मात्रक हो जाता, ये I का मात्रक हो जाता, एम्पियर का मात्रक हो जाता। ठीक है, ये एम्पियर बन जाता, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। आंसर आ जाएगा इसका वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या आ जाएगा, अपॉन एम्पियर इसका यूनिट हो जाएगा। किसका, वैद्युत प्रतिरोध R, जिसे हम क्या बोलते हैं, वैसे इसका मात्रक ओम होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है वैद्युत धारा किसकी इकाई है। भैया जी वैद्युत धारा का मात्रक आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। क्या आपको पता है कि वैद्युत धारा का जो मात्रक है वो क्या होता है। क्या एम्पियर होता है, घनत्व होता है, चुंबकीय फ्लक्स होता है, विशिष्ट ऊष्मा होता है। आप कहोगे जो धारा है, इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट का मात्रक होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है शक्ति किसकी इकाई है। भैया शक्ति किसकी इकाई है, शक्ति भैया शक्ति किसकी है, किनेटिक वेग अरे ये क्या लिख दिया भैया, शक्ति किसकी इकाई है। शक्ति का मात्रक क्या होता है, ऐसा लिख लेते हैं। शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। जो शक्ति का मात्रक होता है वो क्या होता है मेरे दोस्त, वाट होता है। यहाँ पर क्वेश्चन को करेक्ट कर लेंगे। जो पावर है उसकी जो यूनिट होती है वो वाट होती है। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है न्यूटन किस पद्धति में बल की इकाई है। भैया जी बोल रहा है कि जो न्यूटन है ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और ये जो न्यूटन तो है लेकिन ये किस सिस्टम में है, किस पद्धति में ये है। भैया CGS, MKS, FPS ये सभी। तो हम बोलेंगे MKS पद्धति में न्यूटन का मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। MKS का मतलब क्या है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखाया था। MKS CGS मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, G से ग्राम, S से सेकेंड होता है। यहाँ पर M से मीटर, K से kg होता है, S से सेकेंड होता है। यहाँ पर ये फुट होता है, ठीक है, ये फुट होता है, और ये पाउंड होता है, और ये क्या होता है, सेकेंड होता है। ठीक हो गया, ये पाउंड होता है, सेकेंड। तो भैया जो न्यूटन है वो बल का मात्रक है, और किस में है, MKS पद्धति में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक है वो क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जूल बटे किलोग्राम केल्विन या जूल किलोग्राम सेल्सियस। अगला है जूल बटे सेल्सियस, जूल बटे किलोग्राम, अर्ग बटे किलोग्राम या फिर सेल्सियस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में फिर कहूँगा, विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट होती है मेरे दोस्त, जूल बटे किलोग्राम इंटू क्या होता है, केल्विन, या फिर जूल बट्टे किलोग्राम सेल्सियस। इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है शक्ति का मात्रक है। भैया कितनी बार पूछोगे, शक्ति का मात्रक क्या हो जाएगा, किलोवाट घंटा हो जाएगा, जूल हो जाएगा, या फिर डाइन होगा, या किलोवाट होगा। मेरे दोस्त जो यूनिट है, पावर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोवाट होती
होती है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है निम्न में से बल का मात्रक नहीं है। बल का मात्रक कौन नहीं है भैया? डाइन बल का मात्रक है ना, सीजीएस में है। किस में है? सीजीएस में है। भैया क्या न्यूटन बल का मात्रक है? अभी तो बताया था एमकेएस पद्धति में है। भैया पाउंड को भी हम नाप सकते हैं, लेकिन जूल, जूल किसका मात्रक होता है? वर्क की यूनिट जूल होती है, कार्य का मात्रक जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा। इसमें पूछा था नहीं है, ठीक हो गया। क्या बोला था? नॉट बोला था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। ऊष्मा का SI मात्रक क्या होगा मेरे दोस्त? जो ऊष्मा है, जो हीट है, और ऊष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक भी क्या है? जूल है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या है? जूल है। और ऊष्मा का मात्रक भी मेरे दोस्त क्या है? जूल है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है, ये यूनिट जो पूछता है वो यूनिट रखी हुई है मैंने यहाँ, है ना। जल्दी से अगले क्वेश्चन। राशि और उसके मात्रक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन, कौन सा युग्म गलत है? भैया इनकरेक्ट की बात कर रहा है। कौन सा युग्म गलत है? दो आवेशित वस्तुओं के मध्य वैद्युत बल न्यूटन। भैया बोला है दो आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है उसका मात्रक न्यूटन है। वैद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। वैद्युत विभव का मात्रक एम्पियर है। वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड है। भैया ऑप्शन नंबर सी गलत है। वैद्युत विभव का मात्रक एम्पियर नहीं होता है। एम्पियर तो मेरे भाई धारा का मात्रक होता है। एम्पियर किसका मात्रक होता है? ये तो धारा का मात्रक होता है। एग्जामिनर विभव कह रहा है, वैद्युत विभव का मात्रक क्या होता है? एम्पियर नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक है, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ताप का SI मात्रक क्या होगा मेरे भाई? ताप का SI मात्रक केल्विन होगा, कैंडेला होगा, एम्पियर होगा कि मोल होगा? भैया मोल किसका मात्रक है? ये पदार्थ की मात्रा है ना। पदार्थ की मात्रा, सबस्टांस है ना, पदार्थ की मात्रा है। पदार्थ की मात्रा का क्या होता है? मोल होता है। एम्पियर धारा का मात्रक एम्पियर है। भैया जी ज्योति तीव्रता है ना, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या है? कैंडेला है। और जो केल्विन होता है ना वो किसका होता है? टेम्परेचर की जो यूनिट है वो क्या है? केल्विन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। पानी के जहाज की गति को मापने की इकाई क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट, पानी के जहाज की गति को मापने की जो इकाई है वो क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ शिप? भैया नॉट है, अश्वशक्ति है, मीटर बट्टे सेकेंड है, कोई भी नहीं। मीटर बट्टे सेकंड किसका मात्रक होता है मेरे दोस्त? ये होता है वेग, है ना, वेलोसिटी का मात्रक होता है। अश्वशक्ति किसका मात्रक होता है? भैया जी पावर का होता है। और नॉटिकल मीन में हम इसको नापते हैं, तो नॉट जो है इसकी मापने की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम हॉल के अंदर आपको दिखेंगे और बहुत ज़्यादा आपको क्या करेंगे? कंफ्यूजन में लाएंगे और आप वहाँ जल्दीबाजी में क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे। इसी वजह से मैं ये सीरीज लाया हूँ, बहुत बेहतरीन ये सीरीज है। ध्रुव प्रवाहता का मात्रक, भैया ध्रुव प्रवाहता नहीं होता है, ध्रुव प्रबलता होता है मेरे दोस्त। ध्रुव क्या होता है? प्रबलता होता है। ध्रुव प्रबलता का जो मात्रक है क्या एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर है या एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर? भैया सब कुछ एक जैसे दे दिए हैं, एम्पियर बट्टे मीटर एम्पियर। ठीक है, पहले वाले को इंटू कर लो, पहले वाले को क्या कर लो? इंटू कर लो। क्या एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर है या एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर है? एम्पियर इंटू मीटर है, एम्पियर इंटू मीटर है। तो भैया एम्पियर बट्टे मीटर स्क्वायर, एम्पियर अपॉन मीटर स्क्वायर ध्रुव प्रबलता का क्या होता है? मात्रक होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, भौतिक राशि और उसका मात्रक के बारे में असत्य कथन। भैया असत्य है, ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा। फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है? भैया चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑस्टेड होता है, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक हेनरी होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक भैया वेबर होता है, या चुंबकीय प्रेरण का मात्रक गॉस होता है। कौन इसमें से असत्य है? तो मेरे दोस्त जो चुंबकीय तीव्रता है, चुंबकीय तीव्रता का मात्रक हेनरी नहीं होता
होता है, अभी थोड़ी देर ही तो पहले आपको बताया था, ये गलत है। चुंबकीय तीव्रता का मात्रक ऑस्टेट होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है, गॉस होता है। ठीक हो गया, तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ये इसका गलत आंसर है। पेपर में सब कुछ हमें सेम लगता है, एक ही जैसे लगते हैं सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, बिजली की खपत की इकाई है भैया जी, जो बिजली है हमारी, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इज, भैया कौन है, मेगावाट घंटा, किलोवाट घंटा, मिलीवाट घंटा, ग्राम वाट घंटा। तो ये तो सबको मेरे दोस्तों को पता होगा, किलोवाट घंटा जो है वो क्या है, बिजली की खपत की इकाई है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है शक्ति, पावर का मापन या मात्रक क्या होगा, भैया शक्ति P बराबर होता है W/T, भैया जूल, कार्य का मात्रक जूल हो गया, और प्रति मतलब होता है बट्टे सेकेंड, टाइम का मात्रक सेकेंड, यही इसका आंसर है। और इसे ही हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, वाट कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा भैया जी, E बराबर होता है F/Q होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक F से हो जाएगा न्यूटन, Q से हो जाएगा मेरे दोस्त कूलाम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, E = F/ क्या होता है, Q होता है। तो न्यूटन इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है मेरे दोस्त, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है वो किसका मात्रक है। अब फंसेंगे इसमें बच्चे, बहुत बच्चे फंसेंगे, आवेश मत लगा देना भैया जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा एनर्जी की एक यूनिट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 25 क्वेश्चन कर लिए हैं और समय देख लो कितने कम समय में करा दिए हैं, है ना। तो मैराथन का मतलब यही होता है कि क्वेश्चन ज़्यादा हो, समय कम लगे। और रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब यह है कि भैया हमने पहले पढ़ लिया है, अब सिर्फ हमें ऊपर ऊपर देखना है, एक रिवाइज करना है, क्योंकि आपको रिवाइज करने में समय लगेगा और जो मैं रिवाइज करा रहा हूँ इससे आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। यही मैराथन का असली मतलब होता है। आप लोग जो पढ़ रहे हैं उनको सब कुछ पता होगा कि कितने बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन, अभी देखो यूनिट के क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं, फिर नया टॉपिक आने वाला है, फिर और मजा आएगा आपको। किलोवाट घंटा मात्रक है भैया, किसका है किलोवाट घंटा मात्रक, जल्दी से मेरे दोस्त बताएंगे जो किलोवाट घंटा है वो किसका मात्रक है। अभी तो आपको बताया था कि वो किलोवाट घंटा किसका मात्रक होता है, बल का होता है क्या, अरे बल का तो नहीं होगा, शक्ति का नहीं होगा, विद्युत का नहीं होगा, तो भैया ऊर्जा का मात्रक ही क्या होता है, किलोवाट घंटा होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है शक्ति का एसआई मात्रक क्या होगा। शक्ति का एसआई मात्रक मेरे दोस्त वाट होता है। क्या होता है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे दोस्त, वाट होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है बल का एमकेएस पद्धति में मात्रक बताइए। एमकेएस पद्धति को ही हम एसआई पद्धति कहते हैं और बल का मात्रक मेरे दोस्त न्यूटन होता है। ये सीजीएस में मात्रक है, पाउंड पीएस में मात्रक है और वाट तो पी का मात्रक है, शक्ति का मात्रक है। इतनी बार तो रिपीट करा दिए हैं क्वेश्चन की, याद ही हो गए होंगे। कोई नया भी पढ़ेगा तो उसको भी चीज़ें याद हो जाएंगी। वोल्ट निम्न में से किसका मात्रक है भैया, जल्दी बताइए। वोल्ट ताप का होगा भैया, वोल्ट का ही मात्रक वोल्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ज़्यादा कुछ दिक्कतें हैं नहीं। अगला क्वेश्चन, कैलोरी निम्न में से किसका मात्रक इकाई है भैया। कैलोरी किसका होता है, ताप, क्रम या उष्मा का, उष्मा व ऊर्जा का, शक्ति का या फिर तापमान का। कैलोरी किसका मात्रक होता है, जल्दी बताइए भैया। जो कैलोरी है ना, हम बोलते हैं हमारी इतनी कैलोरी बर्न हो रही है भैया जी। कैलोरी जो होता है वो टेम्परेचर और हीट का क्या होता है, मात्रक होता है। जो कैलोरी है वो क्या है, ताप का क्या है, मात्रक है। ठीक हो गया। उष्मा वो एक मिनट कैलोरी बर्न होती ना तो ऊर्जा बर्न होती है ना। ऑप्शन
गलत बोल दिया मेरे दोस्त, 1 मिनट वेट करना। जो कैलोरी हमने गलत बोल दिया है, कैलोरी हम बोलते हैं ना हमारी इतनी कैलोरी बर्न हो रही है। अगर बर्न हो रही है तो हीट कम हो रही होगी, ऊर्जा हो रही है, कोई एनर्जी वेस्ट हो रही होगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। हीट तो होगा ही होगा और दूसरा एनर्जी होगा, टेम्परेचर नहीं होगा, पहले ताप बोल दिया था। तो कैलोरी का जो मात्रक होता है वो ऊष्मा और ऊर्जा, ऊष्मा और ऊर्जा का मात्रक कैलोरी होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा एम्पियर किसका मात्रक है। सभी दोस्तों को मेरे पता चल गया होगा जो एम्पियर है वो वैद्युत धारा का मात्रक है। भैया जी अब इसमें से किस में टिक लगाओगे, किस में टिक लगाओगे, जल्दी बताइए। भैया एम्पियर तो वैद्युत धारा का मात्रक होता है और वैद्युत धारा तो कहीं नजर ही नहीं आ रहा है। अरे ये नजर आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट प्रवाह हो रही है तार के अंदर, उसका ही मात्रक तो क्या होता है, एम्पियर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है प्रतिरोध की इकाई है। भैया प्रतिरोध की इकाई क्या है मेरे दोस्त, ओम होती है। ऑप्शन नंबर ए। वोल्ट किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, 1000 बार बता दिया है, अब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा भैया, ओम इंटू मीटर, ओम अपॉन सेंटीमीटर, या फिर ओम इंटू सेकेंड। जल्दी बताएंगे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अरे मेरे भाई निकाल लोगे, अगर नहीं भी आता है तो निकाल लोगे, है ना। R इक्वल टू रो L अपॉन ए होता है। हमसे रो का पूछ रहा है, ये इसका तो ओम हो जाता है, इंटू रो L का मीटर और मीटर स्क्वायर, इससे ये कट गया, ये मीटर यहाँ आ जाएगा, तो रो इक्वल टू हो जाएगा ओम इंटू मीटर। तो ओम इंटू जो मीटर होता है ना वो किसका मात्रक होता है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का मात्रक होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है रो किसका मात्रक है। अभी तो बताया था कि भैया रो किसका मात्रक है, प्रतिरोध का है, वैद्युत चालकता का है, प्रतिरोधकता का है, रेजिस्टिविटी का है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का है। जल्दी से बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट भैया जी। रो इज द यूनिट ऑफ, किसकी यूनिट है रो, प्रतिरोधकता की है, रेजिस्टिविटी की है। अगर यहीं पर महो पूछता तो मेरे दोस्त क्या आ जाता कि जो महो है वो किसकी यूनिट है। अगर पूछ देता एग्जामिनर तो आप लोग क्या कहते, अगर मोहो कहता तो आता वैद्युत चालकता, तो फिर इसका यूनिट हो जाता है ना। वैद्युत चालकता का जो मात्रक होता है वो मोहो होता है, रो होता है प्रतिरोधकता का, रेसिस्टिविटी का। ये रहा आज का 35 क्वेश्चन। क्यूरी किसका मात्रक है भैया जी, क्यूरी किसका मात्रक है, रेडियोधर्मिता का, वैद्युत फ्लक्स का, प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का। तो क्यूरी जो मात्रक होता है मेरे दोस्त वो होता है रेडियोधर्मिता का। रेडियो एक्टिविटी की जो यूनिट है वो क्या है, क्यूरी है। प्रतिरोध का मात्रक मेरे दोस्त क्या होता है, ओम होता है। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का मात्रक रो, या फिर ओम इंटू मीटर लिख लो, सबसे बढ़िया है ना। क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है आपको बहुत बार बता दिया है, आप इसको याद कर लें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, मंदन की इकाई है। भैया मंदन क्या होता है, हमने कहा वेग में परिवर्तन हो रहा है। अगर वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहाँ पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है, और यदि यही त्वरण ऋणात्मक हो, है ना, यही त्वरण ऋणात्मक अगर होता है तो हम कहते हैं कि वो मंदन हो रहा है। इसका मतलब त्वरण और मंदन बात एक ही है। त्वरण का मात्रक होता है मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या कहते हैं भैया जी, त्वरण के ऋणात्मक दर को ही मंदन कहते हैं, आपको ये पता होना चाहिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। यहाँ पर लिखा भी है ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव एक्सेलरेशन। भैया है तो एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का मात्रक होता है मीटर बट्टे सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन, वैद्युत धारा की इकाई क्या है। अब तो सबको पता चल गया होगा वैद्युत धारा। वैद्युत धारा भैया यहाँ पर देखो, धारा क्या होता है, V बराबर IR होता है, या फिर Q बराबर IT होता है। कहीं से भी आंसर निकाल सकता है एग्जामिनर। तो भैया Q क्या होता है, Q कुलाम होता है, और T सेकेंड हो गया। क्या कुलाम बट्टे सेकेंड दे रखा है कहीं, कुलाम बट्टे सेकेंड तो पहला ही आंसर दे रखा है। भैया यहाँ से भी आंसर निकाल सकता था, उसकी मर्जी थी, है ना। वोल्ट बट्टे
ओम अगर आ जाता तो ये भी आंसर होता, लेकिन आंसर कहीं दिया नहीं है। कूलाम किसका मात्रक होता है भैया जी? चार्ज का जो मात्रक है ना वो क्या होता है? कूलाम होता है। फेरेट किसका मात्रक है? न्यूटन अपॉन सेकेंड किसका मात्रक है? एफ अपॉन टी किसका मात्रक है? देखना आपको पड़ेगा, कोई याद करने की चीज़ नहीं है ये तो भैया। फॉर्मूले आपको याद होंगे तो चीज़ें अपने आप निकल के आ जाती हैं। आप बोल रहे थे फॉर्मूले की क्लास, यही वो फॉर्मूले की क्लास बना दी है मैंने, ठीक है। इसमें फॉर्मूले लिखते रह रहा हूँ। वैद्युत क्षेत्र नियम को क्या नियम कहते हैं भैया? जूल्स, संवाह, ओम्स, इनमें से कोई नहीं। मुझे तो लगता है कि ये क्वेश्चन कुछ गलत आ गया है। वैद्युत क्षेत्र नियम को क्या कहते हैं? जूल्स, संवाह, ओम्स, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक नज़र आ रही है क्योंकि ऑप्शन भी मैच नहीं खा रहे और क्वेश्चन भी कुछ मज़ा नहीं आ रहा है। अगला क्वेश्चन ये रहा बेहतरीन क्वेश्चन। यदि किसी गैस को आयनन सीमा तक पहुंचाया जाए तो इसके तापमान पर क्या असर होगा? बोल रहा है कि हमारे पास कोई क्या है? गैस है। कोई हमारे पास क्या है मेरे दोस्त? गैस है। और इसको क्या किया जाता है? इस आयनन सीमा तक पहुंचाया जाता है। ऐसा करो, आयनन सीमा को काट दो, यहाँ पर लिख दो संपीड़न किया जाता है ना? संपीड़न किया जाता है या संपीड़ित किया जाता है, आयनाइजेशन किया जाता है। तो भैया इसके तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब हम क्या करते हैं, गैस को संपीड़न करते हैं तो उसका जो तापमान है, जो इंटरनल एनर्जी है और जो उसका टेम्परेचर है वो क्या होता है? इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? राइट आंसर हो जाएगा कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा एक दूरी संवेदी मात्रक है? अरे भैया क्या लिख दिया है? निम्न में से कौन सा एक सदिश राशि है? लिखो यहाँ पर, है ना। पहले देख लेता हूँ ऑप्शन बल, दूरी, समय और गति, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ निम्न में से कौन सदिश राशि है? विच ऑफ द फॉलोइंग अ डिस्टेंस क्वांटिटी। यहाँ पर लिखना भैया जी, यहाँ पर लिखोगे स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि। इसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी पूछ रहा है कि इनमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? सदिश राशियाँ वह राशियाँ होती हैं जिसमें परिमाण के साथ, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ, परिमाण के साथ साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन, दिशा की भी ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की भी ज़रूरत होती है। और जो त्रिभुज के नियम का क्या करता है मेरे दोस्त? पालन करता है। जो त्रिभुज के नियम का पालन करता है उसे सदिश कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। क्या गति वेक्टर है? नहीं मेरे दोस्त, ये तो अदिश है, ये स्केलर क्वांटिटी है। समय भी क्या है? अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। दूरी भी अदिश राशि है। और जो बल होता है उसमें दिशा की आवश्यकता होती है, वह एक सदिश राशि है। एग्जामिनर कहाँ पर आपको घुमाएगा मेरे दोस्त? एग्जामिनर कहेगा कि बताओ दूरी और विस्थापन में कौन सदिश कौन अदिश। तो याद रखना, दूरी तो अदिश राशि है, एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन विस्थापन एक सदिश राशि है जिसे हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। जिसे हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। चीज़ें आपको बेहतरीन समझ में आ रही होंगी। चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? फिर से आपसे वेक्टर क्वांटिटी पूछ लिया है। समय नहीं है मेरे दोस्त, आयतन नहीं है, घनत्व नहीं है। ये तीन की तीन राशि कैसी हैं? ये हमारी क्या है? अदिश हैं। ये अदिश राशि हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, लेकिन संवेग होता है P=mv होता है। ये मोमेंटम इसे कहते हैं। और मोमेंटम एक कैसी है भैया मेरे दोस्त? वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में बल का मात्रक नहीं है। भैया बल का मात्रक पाउंड होता है, डाइन होता है, न्यूटन होता है, जूल इसका राइट आंसर हो जाएगा। जूल बल का मात्रक नहीं होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोड़ पर सड़कों का बाह्य किनारा उठा हुआ रखते हैं, ऐसा क्यों रखते हैं? ऐसा क्यों होता है कह रहा है। जो सड़क होती है, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट की क्लास जिसने पढ़ रखी उसे सब कुछ आ रहा होगा। भैया कॉन्सेप्ट की क्लास में बताया था कि मोड़ों
में जहाँ की ओर मोड़ होते हैं, यहाँ की साइड तो दीवार दबी हुई होगी और यहाँ से ना उठी हुई होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए। अपकेंद्री बल, ये भैया दोनों में अपकेंद्री लिख दिया। सड़क साफ दिखाई देने के लिए, अरे भैया इसको तो हटा दो। आने वाली वाहनों को देखने के लिए इसे भी हटा दो। इन दोनों में इंग्लिश में पढ़ लेते हैं टू प्रोवाइड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। तो भैया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जिसे हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल बोलते हैं। हिंदी में लिख देता हूँ अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल जिसे बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए। अपकेंद्री नहीं होता है। अपकेंद्री सेंट्रीपिटल तो होता है जो बाहर की ओर फोर्स लगता है, जिस पर वॉशिंग मशीन कार्य करती है। जिस पर हम किसी चीज़ को मसते हैं उसमें जो मलाई ऊपर आ जाती है तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, अपकेंद्री बल है। लेकिन जो ये सड़क बनाई जाती हैं ये क्या करती हैं? अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए बनाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गोली चलाने पर, है ना, अब देखो यूनिट वाले क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, अब आपके अच्छे वाले क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन आ गए हैं। गोली चलाने के समय तोप को पीछे की ओर धक्का मारने का क्या कारण है? मेरे दोस्त बताइए, जब आपने यूं गोली चलाई उस समय आपको पीछे की ओर धक्का लगा, वो धक्का किस वजह से लगा? ऑप्शन को पढ़ते हैं। ऊर्जा का संरक्षण, गोली के पीछे की ओर बल लगाया, न्यूटन की गति का तीसरा नियम, न्यूटन की गति का प्रथम नियम। मेरे दोस्त ये सबने पढ़ा था। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है? एक्शन रिएक्शन फोर्स, क्रिया प्रतिक्रिया का बल होता है। अगर आप आगे की ओर बल लगाओगे आपका बल पीछे की ओर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक वायु अवरोध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला से एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आरंभ कर रहा है। स्प्रिंग तुला के पाठ्यांक में क्या होगा? बोल रहा है एक वायु अवरोध पिंजरे में लटकी हुई एक स्प्रिंग तुला में एक तोता बैठा हुआ है। तोता उड़ना आरंभ करता है तो स्प्रिंग तुला का पाठ क्या होगा? भैया वृद्धि होगी, कमी होगी, परिवर्तन नहीं होगा, शून्य होगा। याद रखना बच्चे इसमें क्या करते हैं, पिंजरे का मान घट जाएगा, पाठ्यांक का मान घट जाएगा लगाते हैं और एग्जामिनर इसे तभी पूछ लेता है और बच्चे हंसी हंसी में इसे लगा के आते हैं कि घट जाएगा, जो कि आंसर गलत है। भैया इसका आंसर आएगा कि नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है। पक्षी चाहे उड़े चाहे बैठे उस पिंजरे के पाठ्यांक पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसी वजह से क्लास लाया हूँ। फैक्चुअल क्वेश्चन इसके अंदर हैं जो डायरेक्टली आपको याद होने चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा। भैया क्वेश्चन क्या कहता है? एक वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी जाती है, वह किसी निश्चित ऊंचाई पर जाकर स्वतः वापस पृथ्वी पर गिरती है, तो इसके बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है मेरे दोस्त? बोल रहा है कौन सा कथन क्या है? इनकरेक्ट है। जल्दी से बताएंगे। ऊपर जाने और नीचे आने की अपेक्षा अधिक समय लगेगा। बोल रहा है ऊपर जाने में नीचे आने की अपेक्षा में, भैया जो ऊपर जाने में जो समय लगेगा वो नीचे आने के समय से ज़्यादा लगेगा। हाँ भैया ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऊपर जाने व नीचे आने का समय बराबर होगा, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। नीचे आते समय गुरुत्व के कारण इसका वेग बढ़ जाता है, क्या ऐसा होगा? या फिर ऊपर जाते समय शुरू वेग व नीचे आते समय अंतिम वेग? भैया क्या ही क्वेश्चन है, मज़ा आ गया क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त है, मैं फिर बोल रहा हूँ। आप इस स्टेटमेंट को पढ़िए, आप इसका क्या आंसर दोगे मुझे बताइए। ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है ना आपको एग्जामिनर ने कि आपको हिला देगा ये स्टेटमेंट, ऐसा स्टेटमेंट है और बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, जल्दी से पढ़िए, इसको आराम से पढ़िए, मैं आपको समय दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़ लिया होगा, नहीं तो वीडियो पॉज कर लें। और बहुत बेहतरीन मैं ये क्वेश्चन मानूंगा। एक जब हमने क्या बोला कि जब हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंका, ऑब्जेक्ट यहाँ पर गई, एच ऊंचाई पर गई, यहाँ से नीचे आ गई, ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपनी जगह पर आ गई। क्या कथन गलत है? पहला सबसे लास्ट से शुरू करते हैं। ऊपर जाते समय शुरू वेग और नीचे आते समय अंतिम वेग समान होगा। ऊपर जाते समय शुरू वेग, शुरू का वेग जब ऊपर जा रही थी यहाँ पर
ऊपर का वेग और जब लौट रही है और लास्ट का वेग समान होगा, मैं कहूँगा बिल्कुल समान होगा मेरे दोस्त, बिल्कुल समान होगा। ये तो राइट है भैया, उसने गलत पूछा है। नीचे आने वाले समय गुरुत्व के कारण इसका वेग बढ़ जाएगा, साफ सी बात है भाई, क्योंकि जब तुमने वस्तु ऊपर की ओर फेंकी तो नीचे की ओर गुरुत्व लग रहा है, और जब वस्तु नीचे की ओर आ रही है और गुरुत्व भी नीचे की ओर लग रहा है तो उसका वेग तो बढ़ना है, क्योंकि वेग एक्स्ट्रा लग रहा है। इसका मतलब ये कथन भी इसका राइट है। ऊपर जाने व नीचे आने का समय बराबर होगा। ध्यान देना यहाँ पर, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है। बोल रहा है, मैंने कहा यहाँ पर इसकी स्पीड ज़्यादा होगी कि नहीं होगी, स्पीड ज़्यादा होगी, यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। यहाँ पर इसका वेग 0, एक्सीलरेशन 0, तो वस्तु रुक गई। अब नीचे को धीरे धीरे आएगी, धीरे धीरे और उतनी ही तेज से आने लगेगी। इसका मतलब जितना समय ऊपर जाने में लगेगा उतना ही समय नीचे आने में भी लगेगा। इसका मतलब यह कथन भी एकदम राइट है। ऊपर जाने और नीचे आने की अपेक्षा अधिक समय लगता है। बोला है ऊपर जाने में और नीचे आने में जो समय, ऊपर जाने का जो समय है वो नीचे आने की अपेक्षा ज़्यादा लगता है भैया। ये कथन इसने गलत कह दिया है और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपसे बोला कि ऊपर जाने और नीचे जाने में समय बराबर लगता है, चाहे आप करके देख लो। आपने ये फेंका, जितना ऊपर जाने में समय लगेगा उतना ही नीचे आने में लगेगा। फिर मैं बोलूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, नोट कर लेना मेरे दोस्त, कहीं बाद में पछताओ और फिर सोचो यार हमने पढ़ लिया होता, गुरुजी ने पढ़ाया था, अगर हमने पढ़ लिया होता तो हमारा आज सिलेक्शन हो जाता, 1 नंबर और बढ़ जाता। ठीक है, अगला, समान ऊंचाई से लोहे की गेंद और एक लकड़ी की गेंद पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में मुक्त रूप से छोड़ी जाती हैं, दोनों की पृथ्वी तक पहुंचने में लगने वाला समय क्या होगा मेरे दोस्त? समान होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठकर परिक्रमा कर रहा है तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान शून्य। अरे मेरे दोस्त, मैंने आपको बताया था मास और वेट दोनों में अंतर बताया था। मास हमेशा एक ही रहता है लेकिन वेट बदलता रहता है, ये समान रहता है हमेशा, ये मैंने आपको बताया था। तो उसका द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, उसका द्रव्यमान व भार दोनों स्थिर रहेंगे। भैया भार स्थिर नहीं रहता है, उसका द्रव्यमान व भार दोनों शून्य, भैया द्रव्यमान शून्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है, बिल्कुल द्रव्यमान तो वही रहता है मेरे दोस्त, लेकिन भार शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्या ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे पढ़ाए हुए हैं कि नहीं पढ़ाए हैं? जिसने मेरी 15 से 16 क्लासें फिजिक्स में कंप्लीट करा दिया था, एक एक टॉपिक, कोई भी बच्चा, सिंगल बच्चा ये नहीं कह सकता कि गुरुजी आपने शॉर्ट मार रखा है फिजिक्स के अंदर। कोई एक बच्चा ऐसा नहीं कह सकता कि आपने केमिस्ट्री के अंदर शॉर्ट मार रखा है, और कोई एक बच्चा ये नहीं कह सकता है कि आपने बायोलॉजी के अंदर टॉपिक को स्किप किया है। जितने यूके एसएससी के द्वारा टॉपिक दिए गए थे उन सारे टॉपिकों को मैंने खल्लास किया हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट सारे वहीं से निकल के आ रहे हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाए हुए हैं। जो मेरे साथ स्टार्टिंग से जुड़ा है, मैं फिर बोलूँगा कि उसे एग्ज़ाम हॉल के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता हुआ कोई कृत्रिम उपग्रह भारहीन होता है, ऐसा क्यों होता है मेरे दोस्त? भारहीन मतलब उस पर कोई भार नहीं होता है, ऐसा क्यों? उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर होता है। उपग्रह आकर्षित करने वाला गुरुत्वीय बल अपकेंद्रीय बल के रूप में प्रकट हो जाता है। अगला कहता है उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के बलों के विपरीत होता है। या फिर लास्ट कहता है उपग्रह के समान ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान शून्य हो जाता है। अब ये कितना बेहतरीन ऑप्शन है, आप खुद देखिए क्या होगा इसका आंसर। आपको लगेगा सब कुछ इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन कोई एक आपको बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो मेरे दोस्त, जब एक बेस्ट ऑप्शन ढूंढना होना तो क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ा करो, क्योंकि एक बार पढ़ के भैया किसी को समझ में नहीं आता है। अब हम यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बोला उपग्रह का भार 0 होता है, उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है, उपग्रह आकर्षित करने वाला गुरुत्वीय बल
अपकेंद्री बल के रूप में प्रकट होता है, या उपग्रह पर पृथ्वी का गुरुत्वीय बल ब्रह्मांड के अन्य पिंडों के बलों के विपरीत होता है? ये तो नहीं होगा भैया। उपग्रह के समान ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0, ऐसा तो नहीं है, कोई लॉजिक तो नहीं है ऐसा। इन दोनों में बात रही, उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर होता है, भैया गलत कर दो। उपग्रह आकर्षित करने वाला गुरुत्वीय बल अब केंद्रीय बल की क्या हो जाता है, अब केंद्रीय बल के रूप में प्रयुक्त होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल के अंदर मिलेंगे, वहाँ पर गलती नहीं करनी है, मैं फिर बोल रहा हूँ। ये रहा आज की क्लास का 50वां क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन कहता है, एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह का अपनी कक्षा में परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक ग्रह के निकट किसी उपग्रह का अपनी कक्षा के परिक्रमण काल निर्भर नहीं करता है। क्या ग्रह के गुरुत्वाकर्षण पर करता है? हाँ। ग्रह के त्रिज्या पर करता है, उपग्रह के द्रव्यमान पर नहीं करता। बताया था, एक दिन डाउट भी पूछा था। ग्रह के द्रव्यमान पर करता है, उपग्रह के द्रव्यमान पर नहीं करता है। वस्तु के मास पर निर्भर नहीं करता मेरे दोस्त, आपको फॉर्मूला मैंने लिखाया हुआ था। ये रहे 50 क्वेश्चन। ऐसे ही 50 क्वेश्चन और बचे हैं, अभी रुको, फिजिक्स पूरी रटानी है आपको। 10 दिन बचे हैं पेपर के। अगर अभी भी किसी का पढ़ने का मन नहीं लग रहा है तो वह सिलेक्शन लेना ही नहीं चाहता है। मेरी बातें भले ही आपको कड़वा लग सकती हैं, लेकिन जो बोलता हूँ वो सच बोलता हूँ। अगर अभी भी किसी बच्चे को मन कर रहा है कि बाद में पढ़ूंगा, यार ये तो मैंने पढ़े हैं, आपके मन के अंदर ख्याल कि ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, हाँ भाई यही क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन एग्जाम हॉल के अंदर गलत करके आओगे, मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर आपका रिविज़न नहीं किया होगा। लास्ट समय है, मैं भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन ला सकता हूं। मैं आपसे फिर हर बार एक ही चीज़ बोलता हूं। बच्चे पूछते हैं कि सर आपके कंटेंट से हम क्या सेफ हैं, क्या आपने जो चीज़ें पढ़ाई हैं हम वहां पर अब सेफ हैं? तो मैं यही कहूँगा कि 1 महीने के अंदर जो आपको मैं दे सकता था वो ये सबसे बेस्ट है। अगर समय होता 6 महीने का तो भाई बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं। फिजिक्स में ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट बनते हैं कि दिल और दिमाग बिल्कुल एकदम खुश हो जाता है। लेकिन समय, आप मेरे साथ कितने महीने से जुड़े हैं भाई? 1.5 महीने से जुड़े हैं। 1.5 महीने में आपको केमिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दी, बायोलॉजी के 1 से 2 चैप्टर बचे हैं, मैथ्स के कुछ टॉपिक करा दिए, प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए, और अभी मैराथन आपको करा रहा हूँ, फिजिक्स आपको करा रहा हूँ। तो 1 महीने में यही कंटेंट हो सकता था मेरे दोस्त तैयार। इसको अब आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि इससे होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। बेसिक चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, जितना यूकेएसएससी ने अपने सिलेबस में दिया है वो सब कुछ मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर यूकेएसएससी अपने बात पर मुकरता है, अपने बात पर खरा उतरता है कि भैया जो सिलेबस दिया है इसी से क्वेश्चन देंगे, तो आप एक क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। आप देख लेना, बिल्कुल जिसने प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, जिसने मेरे साथ सारी थ्योरी कर रखी है, और जो अभी मेरे साथ मैराथन देख रहा है, आप जाइए पेपर में, फिर आपको पता लगेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यहाँ पर एक मोटिवेशन कोड आपके लिए बोलना चाहूँगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन हो गए हैं। फिर वही बोलूँगा, हो चुका आगाज अब युग बदलने की बारी है, हो चुका आगाज अब युग बदलने की बारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी है, जिसका संघर्ष जारी है। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? जल्दी बताना कि अगर कोई वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, वस्तु पहले यहाँ पर थी, अब वस्तु कहाँ पर जा रही है? वस्तु यहाँ पहुँच गई है, तो मेरे दोस्त ये विस्थापन हो गया है, उसे ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है उड़ते वायुगोला में कौन सी ऊर्जा सीमित होती है? भैया विच एनर्जी इज प्रेजेंट इन अ फ्लाइंग एरोप्लेन? भैया उड़ते वायुगोला में कौन सी ऊर्जा सीमित होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाह रहा है। आप बताएंगे जिस समय कोई भी चीज़ उड़ रही है उस समय कौन सी चीज़ उसमें स्थिर होती है? क्या स्थितिज ऊर्जा स्थित होती है? पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। भैया
गतिज ऊर्जा होती है क्या? काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। मेरे दोस्त गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दो के दो क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। हमेशा मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ उड़ती है तो गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा दो के दो क्या रहती हैं? कांस्टेंट रहती हैं। स्प्रिंग कैलीवर क्या मापने के काम आता है मेरे भाई? बोला है जो स्प्रिंग कैलीवर है, स्प्रिंग कैलीवर तो यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर वर्नियर कैलिपर्स होना चाहिए था, क्योंकि वर्नियर कैलिपर्स भी सिलेबस के अंदर हो सकता है आपके। ये मात्रक की चीज़ है। स्प्रिंग कैलीवर मत लिखिए भैया, यहाँ पर लिख दिए वर्नियर, वर्नियर होता है वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स क्या मापने के काम आता है मेरे दोस्त? लंबाई, वजन, वक्ता, इनमें से कोई नहीं। वर्नियर कैलिपर्स अलग अलग यूज़ में होता है। उससे हम लंबाई भी नाप लेते हैं, उससे हम किसी भी जो गोल गेंद होती ना उसके डायमीटर भी नाप लेते हैं, उससे वजन तो नहीं नापते हैं, इनमें से कोई नहीं। लेकिन वर्नियर कैलिपर से यहाँ पर लेंथ नापने के काम आ सकती है। बहुत कम जो दूरियाँ होती है ना उसके पीछे स्केल भी लगी होती है, आप देखना उसके पीछे स्केल भी लगी होती है, ऐसे स्केल लगी रहती है, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं उससे लंबाई नाप सकते हैं। लेकिन मेन मेजरमेंट इसका क्या होता है? गोले का व्यास निकालना होता है। इनमें से कोई नहीं है, लेकिन इनमें से कोई नहीं ऑप्शन पर हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ जाएंगे लंबाई नापने के लिए। ठीक हो गया, क्योंकि ऑप्शन में है तो हम पहले उसे प्रायोरिटी देंगे। लैक्टोमीटर का उपयोग किस में किया जाता है भैया? लैक्टोमीटर धूप की शुद्धता नापने में किसका उपयोग किया जाता है? प्योरिटी ऑफ मिल्क के लिए लैक्टोमीटर्स। सबको पता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, ध्रुवों के मध्य से इसमें भूमि अलग हो जाती है क्योंकि भैया क्या क्वेश्चन कहता है? ध्रुवों में मध्यम से इसमें भूमि अलग हो जाती है, ऐसा क्यों? भैया ये क्या क्वेश्चन है? ऐसा तो कुछ क्वेश्चन होना नहीं चाहिए। ध्रुवों में मध्य में अपकेंद्री बल के कारण, अभिकेंद्री बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, त्वरण, ये तो इसको काटो भाई, क्वेश्चन ही क्या लिख रखा है? वाई इज़ द शेप ऑफ द अर्थ फ्लैटेंड एट द पोल्स। से भूमि अलग हो जाती है, ऐसा क्यों? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। भैया कुछ क्वेश्चन तो सही, अपकेंद्री बल के कारण, अभिकेंद्री त्वरण के कारण। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि समय खराब नहीं करना है हमें भी। न्यूटन का गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है? मेरे दोस्त जल्दी बताएंगे। क्या संवेग या वेग से है? संवेग व त्वरण से है? बल व संवेग के परिवर्तन की दर से है? संवेग के परिवर्तन की दर से। अब देखो, जब आप देखोगे ना इस ऑप्शन को तो आपको लगेगा कि ये तो सारे ऑप्शन सही हैं, लेकिन आपको क्या ढूंढना है? इन चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। मैं फिर बोलता हूँ, मैंने आपसे बोला ऑप्शन वाले जब क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर ये नहीं होता कि कौन कितना सही है। भाई हो सकता है चारों के चारों सही हो सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सटीकता से कौन सही है वो आपको देखना है। तो बताइए कौन सही है सबसे ज़्यादा? भैया न्यूटन का दूसरा नियम बताया था F = a में, और क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर को भी कहते हैं, ये भी तो बताया था। तो बल एवं संवेग के परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? न्यूटन की गति का दूसरा नियम। भैया संवेग परिवर्तन की दर भी आंसर हो सकता था, लेकिन बल भी तो होता है, त्वरण तो नहीं होता है, और वेग को हम अभी छोड़ देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी ज़्यादा चांस हैं सही होने के। साइकिल के पिछले में टायरों लाई जाती हैं क्यों? साइकिल के पीछे में टायरों लगाई जाती हैं कम बल से अधिक घूर्णन गति प्राप्त करने के लिए, सुंदरता के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए, साइकिल का भार कम रखने के लिए। भैया यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा कम बल से अधिक घूर्णन गति प्राप्त करने के लिए ही क्या करते हैं? जो साइकिल हैं उसके पीछे टायर लगाए जाते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा। ठीक है, स्विम न्यूटन की गति, अच्छा तैरना न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है? सबको पता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सभी बच्चों को समझ में आ रही हैं चीज़ें? स्पीड बढ़ाऊँ या सही चल रही है? स्पीड सही चल रहा है भैया। 100 क्वेश्चन करने हैं। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है गुरुत्वाकर्षण त्वरण? रुक जाओ भैया, रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ।
ये गोला है, पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल नहीं होती है, चपटी होती है। तो यहाँ आर कम, यहाँ आर ज़्यादा, जहाँ आर ज़्यादा वहाँ जी कम, जहाँ आर कम वहाँ जी ज़्यादा। ये पोल हो जाएगा जिसे हम ध्रुव बोलते हैं। ये विषुवत हो जाएगा, ये विषुवत हो जाएगा जिसे हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहता है? अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे अधिक होता है भैया कहाँ पर होता है? पोल पर सबसे ज़्यादा होता है, पोल पर, ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा। जी बराबर GM/R²। इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या कर रखा है? चीज़ों को सॉल्व किया हुआ है। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? जी का मान मिनिमम होता है भैया, अभी तो बताया था। विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है? मिनिमम होता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर क्या होता है? एट द इक्वेटर पर क्या होता है भैया जी? सबसे कम होता है जी का मान। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आवेश रहित है? आवेश रहित कहने का मतलब ये हुआ कि जिस पर आवेश नहीं है भैया। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज भैया। प्रोटॉन, प्रोटॉन पर प्लस का चार्ज। और न्यूट्रॉन ऐसा है जो न्यूट्रल रहता है, जो उदासीन है, और जिस पर क्या होते हैं? माइनस और प्लस दो के दो होते हैं, ये आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को समाप्त कर देते हैं, इसी वजह से ये उदासीन बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। कहाँ रहा भाई? ये रहा अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान का सूत्र क्या होता है? अरे भैया द्रव्यमान का सूत्र नहीं होगा यहाँ पर, मास का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता है, ऐसा ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर द्रव्यमान का सूत्र तो ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्त। ये जो फॉर्मूला लिखे हैं ये तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको लिखाया था वही है, फॉर्मूला ऑफ मास। मास नहीं होना चाहिए भैया, गुरुत्वीय त्वरण कर दो तो चल जाएगा। जी का सूत्र होता है, जी का सूत्र अभी तो बताया था, G बराबर GM/R²। क्या कहीं फॉर्मूला ऐसा है? G बराबर GM/R² नहीं है, तो R² कर दो ना, ऑप्शन नंबर सी बना दो। R² अपने मन से कर लो और ऑप्शन बना लो, ठीक है। GM/R² ऑप्शन नंबर बना लो सी को। कुछ तो हम अपने मन से भी कर सकते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का भार क्या होता है भैया? जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिर रही है। स्वतंत्र रूप कहने का मतलब क्या हुआ? फ्री फॉल मतलब हुआ हमने इस पर कोई बल नहीं लगाया, ये वस्तु है मैंने ये छोड़ दिया। ये देखो मैंने वस्तु है स्वतंत्र पूर्वक छोड़ रखी, ये कहीं को जा सकती है, इसकी मर्जी। स्वतंत्र मतलब ये स्वतंत्र है, कहीं को भी जा सकती है। मैंने तो बस इसको पकड़ रखा था, मैंने कहा तुम आज से स्वतंत्र हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। और ये ऐसी तो होता है ना? ऐसी तो कहते हो तुम मेरी तरफ से अब स्वतंत्र हो, तुम्हें जिसके साथ घूमना है तुम उसके साथ घूमो, मैं कोई रोक टोक करने वाला नहीं हूँ, तुम घूमो, तुम अपनी मर्जी के हो। तो कहने का मतलब है तुम स्वतंत्र हो। तो यही पूछ रहा है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का जो भार होता है मेरे दोस्त, वो कैसा होता है? शून्य होता है। कैसा होता है? शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जब कोई मनुष्य उपग्रह में बैठता है, परिक्रमण कर रहा है, तो क्या होता है? उसका द्रव्यमान शून्य नहीं मेरे भाई, उसका द्रव्यमान स्थिर रहता है परंतु भार शून्य होता है। ऑप्शन नंबर बी, थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा दिया था। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से गलत कथन को छांटना है। कहता है कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, कार्य करने की दर शक्ति होती है, कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, शक्ति का मात्रक जूल होता है। भैया कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होती है, बिल्कुल होती है। कार्य करने की दर शक्ति होती है, बिल्कुल होती है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, बिल्कुल सही है। कार्य तथा ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, बिल्कुल सही है। शक्ति का मात्रक जूल नहीं होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। अभी कई सारे बच्चे कमेंट करेंगे क्या सर यही लेवल आएगा? अरे भैया यही लेवल आएगा, नहीं आएगा तो तुम्हें करा दूं क्या CDS की तैयारी, NDA की तैयारी कर लोगे क्या 1 महीने में? बताइए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं मेरे से। अपकेंद्री त्वरण का सूत्र होता है भैया, ध्यान देना, अभिकेंद्री त्वरण होगा A बराबर है ना, अभिकेंद्री त्वरण होता है V²/R। फॉर्मूला A इसका राइट आंसर हो जाएगा V²/R। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है किसी बल F
बल किसी वस्तु पर F बल आरोपित करने पर यह v वेग से चलती है तो शक्ति होगी भैया P बराबर होता है F इंटू वी। डायरेक्टली फॉर्मूला है ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको इसमें फॉर्मूला भी रिवाइज कराऊंगा, सब कुछ रिवाइज कराऊंगा जितना आपको ज़रूरत है। ठीक हो गया, चलता हूँ अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। यांत्रिक ऊर्जा को बदला जा सकता है। यांत्रिक ऊर्जा, जो यांत्रिक ऊर्जा है उसको हम किस किस में बदल सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है। ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। वैद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। ऊष्मा में, बिल्कुल। और इनमें से सभी, ऑल ऑफ दिस, इसके क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। इनको हम सभी चीज़ों में बदल सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा को बदला जा सकता है किस किस में, प्रकाशीय ऊर्जा में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं भैया। बैटरी होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, उसके अंदर प्रकाश में बदल सकते हैं भैया। उससे हीट भी उत्पन्न कर सकते हैं, उसमें ऊर्जा में बदल सकते हैं भैया। उससे वैद्युत भी उत्पन्न कर सकते हैं, वैद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो गया, राइट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी करें नोट, जल्दी जल्दी नोट करें। नॉन स्टॉप में पढ़ा रहा हूँ आपको, दिख रहा होगा कि भाई आपने 70 क्वेश्चन कितनी जल्दी कर लिए, मतलब 1 मिनट के अंदर आप एक क्वेश्चन कर ले रहे हैं। ये अभी हमारी स्पीड चल रही है, यही मैराथन है ना। ये रहा अगला। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या रहती है। ध्यान से देखना, ये ऑब्जेक्ट है, पृथ्वी की ओर गिर रही है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। स्थितिज ऊर्जा मतलब स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी। तो आपने कहा यहाँ पर ये सबसे, इसके यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर रुकी हुई है, सबसे ज़्यादा स्थिर है यहाँ पर। जैसे जैसे नीचे को आएगी वैसे वैसे इसकी स्पीड बढ़ेगी। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी। खुद सोचिए, बच्चे गलत कर देते हैं इसको। मैंने कहा वस्तु यहाँ पर है, इस समय इसकी स्थितिज ऊर्जा मैक्सिमम है, और जैसे जैसे नीचे को आएगी इसकी स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होगी। तो नीचे की ओर आ रही है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, घटेगी। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन अगर पूछ देता कि भैया वस्तु की गतिज ऊर्जा जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा तो क्या होगा, भैया गति बढ़ रही है ना, तो गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती जाएगी। मैक्सिमम मतलब बढ़ेगी, ऊपर से नीचे की ओर वस्तु गिर रही है तो मैक्सिमम गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है तो इसकी गतिज ऊर्जा, अभी तो आपको बताया था, बढ़ती है। ऑप्शन नंबर ए। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, थोड़ी देर पहले लिख दिया था, 1/2 mv²। ऑप्शन नंबर ए। mgh क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, mv²/r किसका होता है, ये भी लिखा रखा है भैया, किसका होता है mv²/r, जल्दी बता देंगे आप। सर्कुलर मोशन के अंदर ये लिखाया हुआ था मैंने, 70। रेखीय संवेग का सूत्र क्या होता है मेरे दोस्त, रेखीय संवेग P बराबर होता है, रेखीय संवेग P बराबर mv, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। यह कैसी राशि है मेरे दोस्त, सदिश राशि है। इसका मात्रक की बात करूं, ठीक है, ये हो जाएगा kg मीटर/सेकेंड। ठीक है, 1/2 mv² क्या है आपको पता है, ये काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा। जब ताप कम कर दोगे, टेम्परेचर कम कर दोगे, तो जो पृष्ठ तनाव है उस पर क्या फ़र्क पड़ने वाला है, बताइए। क्या पृष्ठ तनाव बढ़ेगा, कम होगा, या फिर वही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे दोस्त, जब टेम्परेचर कम किया जाता है ना, उस समय सरफेस टेंशन हमेशा इंक्रीज होता है। तो ताप कम करने पर पृष्ठ तनाव बढ़ता है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला, ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, इसका उल्टा, जब ताप बढ़ाओगे कम हो जाएगा। आज तो इस मक्खी का जोड़ीदार भी आ गया है, इसका मतलब अब इनको हमें यहाँ से निकालना ही पड़ेगा, बहुत परेशान करते हैं।
निम्न में स्वाभाविक प्राय पदार्थ हैं। स्वाभाविक प्राय पदार्थ है कांच, स्टील, प्लास्टिक और रबड़। भैया क्या दिया है ये? निम्न में से स्वाभाविक इलास्टिक मटेरियल। ठीक है ठीक है ठीक है, इंग्लिश में सही लिखा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इलास्टिक? प्रत्यास्थ, प्रत्यास्थ। इलास्टिक लिखा है ना, स्वाभाविक नहीं, प्रत्यास्थ। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? रबड़ है, प्लास्टिक है, कांच है, स्टील है। तो भैया स्टील सबसे ज़्यादा क्या है? प्रत्यास्थ, इलास्टिक मटेरियल है। अगर कहीं कहीं यहाँ पर क्वार्ट्ज भी लिखा जाता है तो वहाँ पर क्वार्ट्ज आंसर सही होगा। ठीक है, स्टील और क्वार्ट्ज में क्वार्ट्ज हो जाएगा, लेकिन क्वार्ट्ज मिलता नहीं है, स्टील ही मिलता है, तो आंसर स्टील हो जाएगा। सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ। ये रहा 78। द्रव पात्र में दाब किस पर निर्भर करता है? कोई द्रव पात्र है, ये पात्र है, जो दाब है वो प्रेशर है, किस किस बातों पर निर्भर करेगा कि पात्र की ऊंचाई। मान लेते हैं यहाँ पर से पानी निकल रहा है बाहर की ओर, ठीक है, ये किस पर निर्भर करेगा? भैया ऊंचाई पर। जितना जितना इसके ऊपर पानी ज़्यादा होगा उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा, उतना पानी ज़्यादा बाहर निकलेगा। तो पात्र की ऊंचाई पर निर्भर तो करेगा ही करेगा। पात्र की त्रिज्या, भैया जो ये पात्र है इसकी त्रिज्या कितनी है, इस पर भी तो निर्भर करेगा। ये बिल्कुल सही है। पात्र में उपस्थित द्रव की घनत्व, और इसका घनत्व कैसा है, मतलब कि ये पतला है, गाढ़ा है, कैसा है, इसके घनत्व की बात कर रहे हैं, इस पर भी निर्भर करेगा। तो इन सभी बातों पर ये निर्भर करता है। द्रव पात्र में दाब किन बातों पर निर्भर करता है? इन सभी बातों पर निर्भर करता है। 1 2 3, ऊंचाई पर, त्रिज्या पर और उपस्थिति पर। किसकी उपस्थिति पर? कि उसका घनत्व कैसा है। किसी द्रव के भरे पिंड पर दाब समानुपाती होता है। किसके? बोला किसी द्रव में भरे गए पिंड पर दाब समानुपाती होता है। किसके होता है भैया? उसके सतह पर, सरफेस के समानुपाती होता है, या फिर पिंड के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है मेरे दोस्त, या फिर वस्तु के आयतन पर होता है समानुपाती, या फिर गुरुत्वीय त्वरण के समानुपाती होता है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बता देंगे किसके होता है। भैया जी जिस वस्तु पर वो रखा है उसके क्षेत्रफल के हमेशा क्या होता है? समानुपाती होता है। ठीक हो गया, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है जल की बूंदों का गोल होने का कारण क्या है? जल की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं, ऐसा क्यों? मैंने आपको बताया था पृष्ठ तनाव की वजह से। पृष्ठ तनाव क्या करना चाहता है? पृष्ठ तनाव क्या करना चाहता है? अपना जो क्षेत्रफल है उसको मिनिमम रखने का प्रयास करता है। इसका मतलब तनाव की वजह से सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं, F/L। ठीक है, T बराबर F/L, N/मीटर, या फिर डाइन/सेंटीमीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक हो गया, ये एडिशनल जानकारी है, आपको इनको लिखना है। अगला है श्यानता, विस्कोसिटी, विकासनीयता, बर्नौली का सिद्धांत। बर्नौली का सिद्धांत अभी पढ़ेंगे आगे को हम, क्योंकि बर्नौली से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। बर्नौली का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। एनर्जी हमेशा सेम रहनी चाहिए। पानी में डूबी हुई वाटर हल्की प्रतीत होती है, ऐसा क्यों? बोतल होगा ये, वाटर नहीं। पानी की उत्प्लावनता की वजह से। भैया साफ सी बात है, पानी हमेशा ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, इसके कारण भार में क्या कर देता है? कमी कर देता है। वाटर गीली होने से घर्षण कम हो जाता है, गलत। पानी में गर्म होने से गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है, भीगने से वाटर का भार कम हो जाता है। भैया ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक लोहे की कील पानी में डूब जाती है पर पारे पर तैरती है, ऐसा क्यों होता है? एक लोहे की कील पानी में तो डूब जाती है परंतु पारे पर तैरती है, ऐसा क्यों कहता है? भैया मैंने आपको बताया था कोई चीज़ क्यों तैरती है, क्यों डूबती है, सब कुछ बताया था। पारा एक धातु है। भैया पारा एक धातु तो है ही, तो ठीक है। पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है। भैया ठीक है, देख लेते हैं। पानी पारदर्शी है, पानी कील को गीला कर देता है। बोल रहा है जो लोहे की कील तो पानी में डूब जाती
जाती है परंतु पारे में तैरती है, इसका मतलब क्या चीज़, अगर भैया किसी का घनत्व कम है, सॉरी ज़्यादा है, तो वो डूब जाएगा पानी से। मान लेते हैं पानी का घनत्व 10 है, ठीक हो गया, पानी का घनत्व मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ 10 है, ठीक हो गया, और जो कील है इसका जो घनत्व है वो 8 है, तो भैया ये इस पर तैरेगी, क्योंकि अगर पानी का घनत्व ज़्यादा हो गया, कील का कम हो गया तो तैरेगी। अगर मान लो मैंने कहा पानी का घनत्व 10 है लेकिन कील का घनत्व 11 है तो कील डूब जाएगी। तो यही पूछ रहा है कि कील तो पानी में डूब जाती है परंतु पारे पर तैरती है, इसका मतलब पारे पर अगर तैर रही है कोई चीज़, इसका मतलब पारे का घनत्व ज़्यादा होगा, कील का घनत्व कम होगा, पारे का घनत्व लोहे से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है, निर्वात में साउंड कार्य करता है कि नहीं करता है भैया, निर्वात में साउंड कार्य नहीं करता है, इन वैक्यूम साउंड डज नॉट वर्क। भैया जी, भैया जो क्या है, जो वैक्यूम है, निर्वात है, उसमें ध्वनि ट्रेवल नहीं करती है, मैंने आपको बताया हुआ था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। क्वेश्चन कहता है, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ेंगे। रेनयार्ड बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है। भैया क्या प्रयोग किया जाता है, भैया जी रेनयार्ड बैरोमीटर में प्रयोग किया जाता है पारा, एल्कोहल, पानी या कोई द्रव नहीं। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एनरायड बैरोमीटर में प्रयोग क्या किया जाता है, क्या पारा प्रयोग किया जाता है या फिर एल्कोहल प्रयोग किया जाता है या फिर पानी प्रयोग किया जाता है या फिर कोई द्रव प्रयोग नहीं किया जाता है। मेरे दोस्त आंसर आ जाएगा, कोई भी द्रव इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। यह रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोलिक प्रेस निम्नलिखित में से किसके सिद्धांत पर कार्य करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट, हाइड्रोलिक प्रेस चार्ल्स के, पास्कल के, आर्किमिडीज के, बर्नौली के। भैया जी हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। पास्कल का नियम कहता है कि यदि हम दाब लगाएंगे तो जो प्रेशर है वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैलेगा। इसका मतलब जो हाइड्रोलिक प्रेस होती हैं, हाइड्रोलिक ब्रेक होते हैं गाड़ियों के, आपने देखा होगा एक ही ब्रेक होता है गाड़ियों में, एक ब्रेक लगाया, चारों टायरों पर बराबर प्रेशर लगा और गाड़ी रुक गई। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता है कि जैसे मोटरसाइकिल में, साइकिल में होता है आगे का अलग पीछे का अलग, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, एक ही होता है, एक ही लगाते हैं तो प्रेशर चारों तरफ को फैल जाता है। वही हाइड्रोलिक ब्रेक है ना, पास्कल के सिद्धांत पर आधारित। बर्नौली, भैया ये आर्किमिडीज का सिद्धांत आपको पता ही है ना, और बर्नौली किसके संरक्षण पर आधारित है, ये है ऊर्जा संरक्षण पर। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है क्या चीज़, बर्नौली परिमेय, ये थ्योरम। अगला क्वेश्चन ये रहा, हुक का नियम संबंधित है। भैया हुक का नियम किससे संबंधित है, प्रतिरोध व विकृति, बल व त्वरण, भार के वेग पर, स्थिति ऊर्जा तथा प्रत्यास्थता सीमा पर। हुक का नियम भैया प्रतिबल व विकृति होगा, प्रतिरोध नहीं होगा। प्रतिरोध हाँ यहाँ इंग्लिश में सही लिख रहा है, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। विकृति है ना, मैंने क्या बोला था, प्रतिबल 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 व विकृति पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आज की क्लास का अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय यत्र में अचानक कमी से संकेत। अच्छा, वायुमंडलीय वातावरण, जो वायुमंडलीय वातावरण है उसमें अचानक कमी अगर आ रही है तो इसका मतलब आप क्या लगाएंगे। आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, गर्मियों में के समय में क्या होता है कि बहुत तेज धूप आई रहती है और वायुमंडलीय दाब में अचानक से क्या आने लग जाती है, गिरावट आती है और दाब अचानक से नीचे गिरता है और उसके बाद क्या होता है, आपने मंजर देखा होगा भैया, उसके बाद जो आता है क्या, तूफान आता है, बहुत खतरनाक आता है। वायुमंडलीय दाब यदि धीरे धीरे नीचे गिर रहा है उसका मतलब क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है उसका मतलब क्या होगा, अचानक से दाब नीचे गिर रहा है तो उसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर वायुमंडलीय दाब अचानक से कमी आ रही है, इसका मतलब तूफान होगा। वायुमंडलीय दाब में धीरे 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 कमी होगी, इसका मतलब बारिश आएगी। अगर धीरे धीरे ऊपर उठेगा तो इसका मतलब मौसम साफ होगा। तो अचानक नीचे गिरने का मतलब हो गया तूफान आएगा। और आप पहाड़ों से रहते हैं, हम सभी लोग उत्तराखंड में रहते हैं और उत्तराखंड में तो कैसे तूफान आते हैं भैया, आप सभी लोग वाकिफ होंगे और मैं भी इस चीज़ से वाकिफ हूँ। ठीक है, बहुत खतरनाक, उससे पहले माहौल एकदम शांत रहता है ना, एकदम पारा नीचे गिरता है और उसके बाद जो तूफान आता है ना, बहुत खतरनाक तूफान आता है।
एक जेट विमान ऊंचा उड़ता है क्यों? भैया कह रहा है कि जो एक जेट विमान है, जो एक क्या है, एक प्लेन है, एक फ्लाइट जेट है, वह ऊंचा उड़ता है। ऐसा क्यों ऊंचा उड़ता है वो, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे। जेट द्वारा डाला गया थ्रस्ट गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है। विमान के समान आवरण में हवा का कम भार जेट के भार से अधिक है। पृथ्वी के निकट वायुदाब में प्रभाव के कारण ऊपर की ओर एक बल लगता है। या तीर व चाल से गतिशील वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या पहला ऑप्शन हो सकता है कि जेट द्वारा डाला गया थ्रस्ट गुरुत्वाकर्षण बल को संतुलित करता है? भैया ये तो ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है। दूसरा, क्या विमान के समान आवरण में हवा का कम भार जेट के भार से अधिक होता है? ये ऑप्शन भी नज़र हमें नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होता है। अब एक बार और ऑप्शन पढ़ते हैं। पृथ्वी के निकट वायुदाब के प्रभाव के कारण ऊपर की ओर एक बल लगता है। लास्ट है, तीर व चाल से गतिशील वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल का। अरे भैया ऐसा किसने बोला? तीर व चाल से गतिशील वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण बल कार्य नहीं करता है, ऐसा किसने बोला कि नहीं करता है? भैया करता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी के निकट वायुदाब के प्रभाव के कारण ऊपर की ओर एक बल लगता है। क्योंकि हमने 3 ऑप्शन तो हटा दिए, 3 तो हमने हटा दिए हैं, तो एक ही बचा है, यही इसका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, आंसर हो जाएगा। और कभी कभी आपको ऐसा दिमाग भी लगाना होता है, और अगर आप चौथे वाले तीसरे वाले को नहीं भी पढ़ेंगे तो भी आपका आंसर आ गया है। ठीक हो गया। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसका सिद्धांत बर्नौली संरक्षण के नियम पर आधारित है? भैया जी बर्नौली अभी बताया था, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है बर्नौली का नियम। यह रहा, एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित है बर्नौली थ्योरम। 90 क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विस्थापित द्रव के भार के बराबर, शून्य विस्थापित द्रव के भार, पिंड का भार। अच्छा, क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। एक पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है। बल तो ऊपर की ओर उत्प्लावन बल होता है भैया, जो लगता है विस्थापित द्रव के भार के बराबर होगा, विस्थापित द्रव के भार से कम होगा, शून्य होगा। पिंड का भार विस्थापित द्रव का भार के बराबर होगा। तो भैया क्वेश्चन कुछ अलग से लिखा हुआ होना चाहिए था। किसी पिंड किसी द्रव में तैर रहा है। पिंड पर ऊपर की ओर लगने वाला बल है। कौन सा बल है भैया? उत्प्लावन बल तो होता तो हम मानते, लेकिन अगर हम आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ें तो हमने आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ रखा है कि भैया जितना द्रव वो विस्थापन करेगा वो उसके भार के बराबर होगा, ऐसा हमने पढ़ रखा है। अगर ऑप्शन शून्य विस्थापन द्रव के भार से कम तो नहीं होता है, इसके द्रव के भार के बराबर नहीं होता है, सॉरी पिंड का भार विस्थापन द्रव के भार माइनस ऐसा भी नहीं होता है, विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। इस ऑप्शन पर हम जा सकते हैं, क्योंकि ये आर्किमिडीज के सिद्धांत की ही बात कर रहा है। आर्किमिडीज के सिद्धांत में हमने यही पढ़ रखा था, है ना। कभी कभी क्या होता है, स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं लिखे होते हैं, आपको वहाँ पर चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो ऐसे ही दिमाग लगाना पड़ेगा कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है, और आर्किमिडीज के सिद्धांत में हमने पढ़ रखा था कि जितना द्रव अपने भार के बराबर द्रव को विस्थापित करता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सा प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है? भैया इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर से पूछ सकते हो, चाहे तुम इसे साइंस से ले लो, चाहे एग्रीकल्चर से ले लो, किसी से ले लो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या कैंची है? बिल्कुल है। सीसो है? अरे भैया चिल्ड्रंस विंग। लोहा की रॉड? बिल्कुल है। एक पहिए का ठेला? हाँ, एक पहिए का ठेला। जो एक पहिए का ठेला है ना, वो प्रथम श्रेणी का लेवर नहीं है भैया, सॉरी लेवर या लीवर कुछ भी बोल सकते हो, ठीक हो गया। फर्स्ट क्लास लीवर नहीं है, बाकी सारे के सारे फर्स्ट क्लास लीवर हैं। और जो एक पहिए का जो ठेला होता है ना, उस देखो, अब जब आप उत्तोलक पढ़ोगे, आप जब एग्रीकल्चर वाले बच्चे इस पर मौजूद होंगे, कितने बहुत सारे बच्चे, तो जब आप एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं ना, तो वहाँ उत्तोलक होते हैं, 3 प्रकार के उत्तोलक होते हैं, प्रथम श्रेणी के, द्वितीय श्रेणी के, तृतीय श्रेणी के। और उसके जस्ट बाद से चैप्टर आता है सरल मशीन किसे कहते हैं। तो ये सरल मशीन का ही भाग है, ठीक है। तो सरल मशीन के अंदर उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं, हमने देखा है। आयाम, आयास और भार 3 हिसाब से होते हैं। जैसे आपने कैंची देखी होगी, कैंची में बीच में लगा रहता है, एक साइड से हम चलाते हैं। और जैसे चाकू आपने देखा होगा, बीच में अलग होता है, आगे से काटने का होता है, पीछे से हत्था होता है। तो सब चीज़ में अलग अलग चीज़ें होती हैं। अभी हमें वहाँ तक नहीं जाना है, लेकिन आप देख लो कि प्रथम श्रेणी का जो लीवर होता है वो एक पहिए का ठेला, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो प्रथम श्रेणी का लीवर नहीं है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जल चलितता का सिद्धांत दिया गया है। भैया जल के बारे में बात की गई है, तो आर्किमिडीज ने ही दिया होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसका क्या कर देंगे हम? राइट आंसर। कभी कभी हमें देखो, अभी हमें नहीं पता है क्या लिख रखा है। जल चालितता का सिद्धांत
क्या है भैया? बियोंसी फोर्स। बियोंसी फोर्स क्या है, किसने दिया है? अरे मेरे भाई आर्किमिडीज ने दिया है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। आर्किमिडीज ने ही तो उत्प्लावकता का बल दे रखा है। तो ये जल चलिता या फिर द प्रिंसिपल ऑफ बियोंसी, देखो इंग्लिश में सही लिखा है बियोंसी, हाँ अब हम समझ जाएंगे। बियोंसी फोर्स लिख रखा है। उत्प्लावन बल किसने दिया? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है, बात खत्म। तो यही सब चीज़ें हमें सीखनी है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या r व गुरुत्वीय त्वरण g है तो पृथ्वी के व्यास के अनुदिश दोलन करने वाले वस्तु का आवर्तकाल, भैया आवर्तकाल t बराबर क्या होता है? 2π√L/g होता है। लेकिन L की तो बात ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमें r दे रखा है। तो L की जगह क्या लिख लो मेरे दोस्त? r लिख लो, r/g। ऑप्शन तो नहीं था लेकिन हमने आंसर बना दिया है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन। वायुपोत में प्रयोग के लिए हाइड्रोजन की तुलना में हीलियम बेहतर क्यों मानी जाती है? ऐसा क्यों है कि भैया जो वायुपोत होते हैं उसमें हाइड्रोजन नहीं भरी जाती है, हीलियम भरी जाती है। हीलियम बेहतर क्यों मानी जाती है, ऐसा क्या है? हीलियम का घनत्व कम होता है, हीलियम का घनत्व अधिक होता है। हीलियम कम रासायनिक सक्रिय है, हीलियम अधिक रासायनिक सक्रिय है। अब देखो क्या आंसर निकालोगे इसमें से भैया? कई लोग क्या करेंगे, हीलियम का घनत्व कम होता है, ऐसा नहीं। हीलियम क्या है? हीलियम इज लेस केमिकली रिएक्टिव एज क्या है? गैस है। हीलियम कम रासायनिक सक्रिय है। भैया जो हीलियम गैस है वो क्या होती है? कम सक्रिय होती है। आंसर ये भी हो सकता है हीलियम का घनत्व कम होता है, लेकिन प्रेफर इसको दिया जाएगा क्योंकि हीलियम क्या है? कम सक्रिय गैस है भैया, रिएक्ट नहीं करती इतनी जल्दी किसी से, बहुत कम रिएक्ट करती है, ठीक है। इसी वजह से इसका उपयोग किया जाता है। ब्रह्म प्रेस की कार्य प्रणाली आधारित है। भैया ये क्या है? ब्रह्म प्रेस क्या होगी, है ना? ये ब्रह्म प्रेस क्या नाम होगा? ब्रह्मा प्रेस की कार्य प्रणाली क्या होगी बताओ? आप सोचो, क्या पास्कल के नियम पर आधारित होगी? मैंने आपसे बोला है कि कोई भी प्रेस हो, हाइड्रोलिक प्रेस लिखा है साफ साफ, जो हाइड्रोलिक प्रेस है वो किस पर आधारित होती है? पास्कल के नियम पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है? वैद्युत धारा का प्रवाह, ऊष्मा का प्रवाह, द्रव का प्रवाह, प्रकाश वैद्युत का प्रवाह। भैया जब आपने 11th में पढ़ा होगा बर्नौली की थ्योरम, यूं ऐसे बर्नौली की थ्योरम पढ़ी होगी, तब आपको पता चला होगा कि इसमें तो भैया द्रव का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? द्रव का प्रवाह होता है। ये इसको हम H1 मानते हैं, इसे हम H2। तो इसका मतलब बर्नौली की जो समीकरण है उसमें द्रव जो फ्लो है वो फ्लूइड क्या होता है? फ्लो होता है। लिक्विड क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाता है। अगला क्वेश्चन, एक रॉकेट किसके संरक्षण पर आधारित होता है? भैया बहुत बार बताया है, ठीक है। जो रॉकेट है वो किसके प्रिंसिपल पर वर्क करता है? कंजर्वेशन पर करता है। आपको बताया है रैखिक संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। किसका? रॉकेट का उड़ना। किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे ले जाया जाए। बोला जो W है वो बढ़ जाएगा कब? पृथ्वी के विश्व ध्रुव की ओर। भैया साफ से वो बताया था आपको, यहाँ से यहाँ की ओर जाएंगे तो भार बढ़ेगा, साफ सी बात है, क्योंकि G बढ़ेगा और W बराबर mg होता है। तो पृथ्वी के विश्व ध्रुव की ओर, विश्वत रेखा से ध्रुव की ओर, पहाड़ की चोटी तक, पृथ्वी के केंद्र तक। भैया विश्वत रेखा से, है ना, इक्वेटर से यदि पोल पर तुम ले जाओगे तो जो इसका भार है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि G यहाँ बढ़ता है। तो यहाँ से यहाँ जाओगे G बढ़ेगा। भैया G अगर बढ़ जाएगा तो वेट भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 99 क्वेश्चन, पानी का घनत्व सबसे अधिक किस तापमान पर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिक्स क्वेश्चन है, चाहे रटो कुछ करो। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो घनत्व है वो सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। रट लो मेरे दोस्त, रट लो, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, एल्कोहल का हिमांक ताप क्या होता है? एल्कोहल का हिमांक ताप कितना होता है? जल्दी से बताएंगे मेरे दोस्त, जल्दी से बताएंगे। जो एल्कोहल होता है हमारा, जो एल्कोहल है उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस का 130 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप माइनस का 130 डिग्री सेल्सियस करोगे तभी एल्कोहल जम पाएगी, है ना, हिम बन पाएगी। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइनस का 130, ठीक है। ये रहा आज की क्लास के जो आंसर की है, ठीक है। इसका बी दे रखा है, सब आंसर चेक कर लेना। बाकी मैंने यहाँ आपको क्या दे रखा है, सारे आंसर बता भी दिए हैं, आपको समझ में चीज़ें आ गई होंगी। PDF है वो मैं सिविक्टी टेलीग्राम ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। और ऐसे ही मैराथन आपको आप डेली मिलने वाली हैं, ठीक है। 400 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलने वाले हैं, 400 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के मिलने वाले हैं और 400 क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री के मिलने वाले हैं। आप
आप इन क्लासों को भी पढ़ लेंगे तो मैं ये फिर बोलूँगा आपकी जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी। और आपने देखा कि यहाँ पर 1 घंटे 20 मिनट की क्लास चली और इसमें आपको 100 क्वेश्चन करा दिए गए। अगर आप कहीं भी चले जाएं, मैं आपसे बोल रहा हूँ किसी भी यूट्यूब पर चले जाएं, भैया 100 क्वेश्चन अगर कराने होंगे ना तो वो 2 घंटे का समय लगाएंगे। और 1 घंटे 20 मिनट में मेरे को पता है कि अभी आपके पास समय बहुत कम है, समय की मान्यता अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा टेंशन में आप लोग हैं, तो आप रिवाइज करिए। मैं आपको रिवीजन करने का काम कर रहा हूँ। आप अपने भी जो नोट्स हैं उनको रिवाइज करते रहिए और ऐसे ही आपको मैराथन मिलने वाली हैं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भेजें। आपसे मैं बोलता नहीं हूँ सब्सक्राइब करने के लिए, लेकिन आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आप जितना आप मेरा सपोर्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा यहाँ हमें मोटिवेशन मिलता है। हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें अलग एक मोटिवेशन देता है जिससे ये क्लासें तैयार हो सकती हैं। और आप अपने दोस्तों को इस क्लास को शेयर करें। अगर आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।